बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। या अल्लाह, मेरी जबान की गिरा को खोल दे और जो कुछ मैं लोगों को समझाना चाह रहा हूँ, जो बात समझाना चाह रहा हूँ, वो लोगों की समझ में आ जाए। अब स्टार्ट करते हैं जी। आज का ये जो सब्जेक्ट है, ये इट्स अबाउट द पेमेंट एनालिसिस और डिजाइन, कोड CV7304 है। और मेरा नाम प्रोफेसर अदनान कादिर है। आज ये पहला लेक्चर है। इसमें जो कोर्स आउटलाइन हम देखेंगे या पढ़ेंगे, ये कोर्स आउटलाइन जो हमें दी गई है, वो उसमें पेमेंट टाइप है, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन पेमेंट है, सब रेट में स्ट्रेस कंडीशंस क्या होती हैं, तो उसको कैसे एनालिसिस करते हैं, और ट्रैफिक लोडिंग क्या है, डिजाइन प्रिंसिपल, फ्लेक्सिबल पेमेंट को कैसे डिजाइन करते हैं और रिजिड पेमेंट को कैसे डिजाइन करते हैं, और फिर हमारे पास स्पेशल ड्यूटी पेमेंट और टेम्परेरी पेमेंट क्या होती है और उनका डिजाइन। ये हमारा कोर्स टॉपिक है। इसके अलावा किस तरीके से एक एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस करता है और उसके क्या इफेक्ट होते हैं पेमेंट पे, पेमेंट के ओवरलेस क्या होते हैं, कैसे डिजाइन करते हैं, अ, एक मैकेनिस्टिक डिजाइन ऑफ पेमेंट है, और फिर पेमेंट सब ट्रेन चाहिए। ये सब हमारे कोर्स का हिस्सा है। इसको हम किस तरीके से और किस तरतीब से पढ़ाएंगे, कि हम आपको पता है कि कोर्स आउटलाइन या लेक्चर शेड्यूल कहलाता है। हमारी क्लासेस का शेड्यूल के संडे है, तो हर संडे हर हफ्ते जो है वो हम ये पेमेंट डिजाइन का कोर्स पढ़ेंगे। 15 लेक्चर सब पढ़ेंगे जी टोटल, या 45 क्रेडिट आवर जिसे हम बात करते हैं। अ, पहला जो लेक्चर है, जो आज का लेक्चर है, इसमें पेमेंट डिजाइन के बारे में पढ़ेंगे। लेक्चर 2 और लेक्चर 3, जिसे हम वीक 2 और वीक 3 भी कह सकते हैं, या वेक्टर वीक 2 और वीक 3 जो होगा हमारे इस सेशन का, उसमें सब ग्रेड की कंडीशंस पढ़ेंगे और उसको सब ग्रेड को एनालिसिस कैसे करते हैं, वो कौन से फैक्टर है जो हम पेमेंट डिजाइन में लेते हैं। अ, जो चौथा पांचवा लेक्चर है, ये पेमेंट मटेरियल कैरेक्टराइजेशन है। इस फ्लेक्सिबल पेमेंट स्पेशली, फ्लेक्सिबल पेमेंट, क्योंकि रिजिड पेमेंट में तो PCC इस्तेमाल होती है, वो बहुत दफा हम पूरे सिविल इंजीनियरिंग की जो डिग्री है उसमें बहुत दफा हम कंक्रीट के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ इस कोर्स में हम, इवन दो कंक्रीट पेमेंट की डिजाइन भी हमारा हिस्सा है, लेकिन फोकस जो है फ्लेक्सिबल पेमेंट के जो मटेरियल होते हैं वो उसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वो फैक्टर है जो शायद बहुत डिटेल से हमारे जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में नहीं है। अ, फिर हमारे पास जो अगले 4 लेक्चर होंगे, या अगले 4 वीक में जो हमारा कोर्स कंटेंट हम पढ़ाएंगे, उसमें मैकेनिक्स डिजाइन ऑफ पेमेंट है। इस पे जो एक लेक्चर होगा वो हमारा थ्योरेटिकल होगा, और दूसरा लेक्चर इसको कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर है कैल है, उससे ये मैकेनिक्स डिजाइन ऑफ पेमेंट कैसे करते हैं इसके बारे में डिस्कशन भी होगा, और क्लास में सॉल्व एग्जाम्पल भी आपको सॉल्व कराई जाएंगी। और ये पूरा कोर्स असल में अगर हम देखेंगे, हम आपको जो है इसमें पेवमेंट डिजाइन करना चाहेंगे, ताकि आपकी जो ड्राइंग्स हैं, जिसे आप शॉप ड्राइंग्स तो बहरहाल फिर भी नहीं बनवा सकेंगे, लेकिन एक पेमेंट डिजाइन कैसे करते हैं और उसकी क्या डिटेल होती है, वो इंशाल्लाह इस कोर्स के पढ़ने के बाद हमारा ऑब्जेक्टिव है कि आप पूरी तरह इसको कर पाएंगे। तो जी, पेमेंट डिजाइन, रिजिड पेमेंट स्ट्रेसेस भी कैलकुलेशन है, वही एक मैनुअल है, एक लेक्चर। और जो दूसरा लेक्चर इसका होगा, जो संडे December 8 को होगा, उसमें जो है वो हम रिजिड पेमेंट के स्ट्रेसेस निकालेंगे। फिर हमारी क्लास होगी 15 दिसंबर को, जिसमें हम ट्रैफिक को कैसे कैरेक्टराइजेशन करते हैं, ट्रैफिक के लोड कैसे निकालते हैं पेमेंट डिजाइन के लिए, ये हम 15 दिसंबर को पढ़ेंगे। उसके बाद H2 मेथड है, रिजिड पेमेंट और फ्लेक्सिबल पेमेंट डिजाइन के। ये वो मेथड है जो हमारी जो लोकल हाईवे अथॉरिटी है
वो उसके स्पेसिफाइड है। तो जो हमारे कंसल्टेंट्स हैं वो पेवमेंट डिजाइन करना हो तो ये मेथड इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा दो और मेथड है, पीसी और रोड नोट 131 मेथड। अच्छा, मैं रोड नोट 31 मेथड जो है वो शोल्डर डिजाइन के लिए रिकमेंड भी करता हूँ और अपने स्टूडेंट को इसी तरह पढ़ाता हूँ। और मेरी जो है वो हमेशा स्टूडेंट को मशवरा होता है कि जब शोल्डर डिजाइन करना हो तो रोड नोट 31 मेथड बड़े आराम से इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, पेवमेंट सब ड्रेनेज है। इसका मतलब है जो पेवमेंट के नीचे सब ड्रेनेज होगा वो कैसे डिजाइन होगा, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन इसमें आपको कुछ इसमें कंटेंट मिल जाएंगे कैसे इसकी एनालिसिस करते हैं। अच्छा, फिर ड्यूटी स्पेशल ड्यूटी पेवमेंट क्या है और टेम्परेरी पेवमेंट क्या है, वो कैसे डिजाइन होते हैं, ये हम हमारा जो है वो जो नए साल का दूसरा वीक होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे, जबकि हमारा लास्ट लेक्चर पेमेंट ओवरले। ये जो कोर्स आउटलाइन है, शेड्यूल है, ये टेंटेटिव है। थोड़ा बहुत आगे पीछे इसमें चीजें हो सकती हैं। तो जी बिस्मिल्लाह करते हैं फिर। अ, अच्छा, टेक्स्ट बुक जो है इसमें जो दुनिया भर में ये किताब पढ़ाई जाती है, पेमेंट एनालिसिस एंड डिजाइन, सेकेंड एडिशन है यंग एच वेंग का, जो 2003 में पब्लिश हुआ था। और आज भी 22 साल के बाद उतना ही कारआमद है, उतना ही नॉलेज है इसमें, इसमें आप आराम से पेमेंट डिजाइन कर सकें। एक और किताब है, बड़ी अच्छी किताब है। उसमें बड़ी थॉरोली पेमेंट डिजाइन को डिस्कस किया गया है, मटेरियल को डिस्कस किया है। ये किताब है पापा जियानकिस और याद वसात की, जो 2008 में है। तो आप पहली किताब तो आपसे कहेंगे तो इसको जरूर लें, और दूसरी किताब को अगर आप चाहें तो एज ए रेफरेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। हम आगे चलते हैं जी। पहले डिजाइन कर समझा कोशिश अब टॉपिक्स की तरफ आते हैं। अच्छा, पेवमेंट क्या है? असल में पेवमेंट वो स्ट्रक्चर है जिसमें वो अपनी गाड़ियां चलाते हैं। इसको अगर वैसे डिफाइन किया जाए, कन्वेंशनल डेफिनेशन है इसकी, स्ट्रक्चर विच सेपरेट्स द टायर्स ऑफ व्हीकल्स फ्रॉम द अंडरलाइंग फाउंडेशन मटीरियल। द लेटर इज जनरली द सॉइल बट इट मे बी स्ट्रक्चर, कंक्रीट और स्टील ब्रिज। आमतौर पे जो पेवमेंट है वो सॉइल पे ही डिजाइन करते हैं, लेकिन हाँ, पेवमेंट जो है वो हम अगर ब्रिज है तो उस पे भी पेवमेंट होती है, या स्टील ब्रिज है तो उस पे भी हमें फ्लेक्सिबल पेवमेंट या पेवमेंट देनी पड़ती है, ताकि जो फाउंडेशन यकीनन वो स्टील ब्रिज टैग हो जाएगा या स्लैब हो जाएगा, जबकि वैसे फाउंडेशन जो है सॉइल होती है पेवमेंट। सबसे बड़ा परसेप्शन जो पेवमेंट का है, पेवमेंट्स आर वेरी सिंपल इंजीनियरिंग सिस्टम, इसमें कोई दो राय नहीं है, बड़ा सिंपल सा लगता है। क्या है, दो स्टेप से तो बना नहीं, जैसे लाइक आप इमेजिन कर सकते हैं जैसे फ्लोर है आपके घर का, और उसमें आप दो लेयर्स डालते हैं तो दो लेयर ही तो डालनी है। बस सिंपलता है, और उसमें कोई खास बाहर कोई कॉम्प्लिकेशन नजर नहीं आता। ये जब हम पेवमेंट को देखते हैं, तो जो वो लोग जो पेवमेंट इंजीनियरिंग के ऑक्यूपेशन से वाबस्ता नहीं है, उनकी ये राय है, और ये शायद अ, कुछ अरसे बाद हमें भी लगता है कि सिंपल ही सिस्टम है। अच्छा, जो पेवमेंट ज्योमेट्री वाइज तो सिंपल है, लेकिन थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि मटेरियल्स की बात होती है। पेवमेंट कोई भी मटेरियल की प्रॉपर्टी को जाने बगैर हम नहीं देख सकते, बिहेवियर को देखने के साथ। तो अवेलेबल, अच्छा, जो मटेरियल हम डिजाइन कर रहे हैं, जिस इलाके में हम पेवमेंट डिजाइन कर रहे हैं, क्या वो मटेरियल अवेलेबल है जो हम सोच रहे हैं, तो ये भी देखना है। फिर ट्रैफिक लोड्स है, वॉल्यूम, मैग्नीट्यूड, डायनामिक इफेक्ट, ये सारी चीजें हैं जिसे हमें ट्रैफिक लोड, और प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। ट्रैफिक लोड जो है इतना आसान नहीं है कि आप सोचेंगे भाई ट्रैफिक, देखिए अगर ट्रैफिक आपका सही प्रिडिक्ट हो जाए तो फिर बात ही क्या है। और प्रॉब्लम यही है कि अक्सर डिजाइन पेवमेंट जो है उस वजह से लास्ट नहीं कर पाती, कि उनका जो है वो ट्रैफिक लोड का एस्टिमेशन, या अगर आप एस्टिमेशन सही भी लिया है लेकिन कहीं और चीज कोई आ जाती है तो फिर उसके बारे में अब बहुत मुश्किल होता है इसको प्रिडिक्ट करना। इसलिए शायद ये कॉम्प्लेक्स है, दिखता नहीं है लेकिन है कॉम्प्लेक्स। अच्छा, इन्वायरमेंट में बात है टेम्परेचर की, बढ़ते बढ़ते टेम्परेचर, इस वक्त हम क्लाइमेटिक चेंज की बात करते हैं। गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी, और उससे पेवमेंट भी जो है वो बहुत कई तरीके से इफेक्ट होता है।
फिर पेवमेंट के अंदर मॉइस्चर, मॉइस्चर की दो किस्में हैं। एक वो मॉइस्चर जो बारिश की सूरत में आता है और पानी चला जाता है, दूसरा मॉइस्चर वो है जो अंडरग्राउंड वाटर टेबल की वजह से होता है, और तीसरा मॉइस्चर वो है कि अगर समंदर के किनारे रोड बना रहे हैं तो उसकी जो ओस है या सुबह जो वो है, उसकी वजह से भी आपका पेवमेंट मॉइस्ट रहता है। अच्छा, पेवमेंट के साथ प्रॉब्लम ये है कि जब ये उन इलाकों में जहाँ बर्फबारी होती है और जब बर्फ पिघलती है तो जो फोर्स पैदा करती है वो बहुत डेंजरस होता है पेवमेंट के लिए। अच्छा, पेवमेंट बीमार भी होता है जिसे हम डिस्ट्रेसिस कहते हैं। तो वो डिस्ट्रेसिस की भी वैरायटी बहुत है, इंटरेक्शंस बहुत है, तरह तरह के क्रैक जो है वो उस पे आ जाते हैं। और उन वो क्रैक्स इंडिकेशन कभी कभार या बहुत दफा वो क्रैक इंडिकेशन होता है, वो स्ट्रेस इंडिकेशन होता है कि पेवमेंट फेल हो चुका है या फेल होने वाला है। अच्छा, फिर कंस्ट्रक्शन उसकी अ, एक कंस्ट्रक्शन है, एक रिहेबिलिटेशन है। इंशाल्लाह ये हम आप दोनों डेफिनेशंस आपको इसके बारे में बताएंगे। तो लगता है आसान सा है दो स्टेप्स बनाने, लेकिन इसमें कॉम्प्लेक्सिटी जैसे कि इस स्लाइड पे आप देख रहे हैं, और ये कुछ कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो हमने आपको दिखा दी है। इसको डिटेल में इंशाल्लाह ये पढ़ना और समझना इस कोर्स का हिस्सा है। हिस्टोरिकली देखें तो पेमेंट जो है वो साइंस से हुआ, लोगों के अंदाजों से लोगों ने पेमेंट शुरू किया, और अभी भी कुछ लोग। तो अब 1920 के की बात की जाए तो पेमेंट जो है सिर्फ अंदाजों से डिजाइन होती थी। हाँ, एक बंदे ने पहले एक रोड बनाया एक्सपेरिमेंटल, तो उसके एक्सपेरिमेंट के मुताबिक उसको जो पेवमेंट की लेयर है वो जो उतनी होनी चाहिए उस हिसाब से वो बनते थे। कोई रिटन मेथड नहीं था। जैसे अगर मैं वो नॉलेज ट्रांसफर करना चाहूँ तो जो जिस तरह पेमेंट डिजाइन वो मेरे लिए मुश्किल है। तो एक कोई डॉक्यूमेंटेड चीज नहीं थी। अ, और उसमें सिर्फ एक और प्रॉब्लम ये भी था कि हम एक ही किस्म की जो है थिकनेस पेमेंट की दे देते थे, रिस्पेक्टिव ऑफ उसकी सॉइल्स के लिए। जैसे जैसे वक्त बढ़ता रहा, दुनिया आगे बढ़ती रही, ये मेथड्स डेवलप होते गए, डॉक्यूमेंट होते रहे, और पेवमेंट को एक पेवमेंट थिकनेस डिजाइन एक बाकायदा साइंस का रूप धार गया। दुनिया में जो इस वक्त जो रोड का कॉन्सेप्ट है वो रोमन रोड से मिलता है, जिसमें ये आप देखें ड्रेनेज भी है, स्टोन्स भी है, और स्टोन्स भी मुख्तलिफ लेयर्स के हिसाब से दिए हुए हैं। तो ये रोमन रोड से जो मैकॉले 1974 में अपने रिसर्च पेपर में जिसका जिक्र किया है। नेशनल एसफॉल्ट पेवमेंट एसोसिएशन ने इसी रोड का भी जिक्र किया है। अच्छा, पेवमेंट की टाइप्स क्या है? पेवमेंट की दो मेन टाइप्स है, और एक तीसरी उसकी डिराइव टाइप है। तो पेवमेंट आया फ्लेक्सिबल होते हैं या रिजिड होते हैं, लेकिन अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो वो कंपोजिट पेवमेंट कहलाते हैं। जरा आगे चलते हैं। अच्छा, फ्लेक्सिबल और रिजिड सिस्टम में फर्क ये है कि किस तरीके से लोड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आप अपने अगर उल्टे हाथ के स्लाइड्स में देखें तो आप देखेंगे कि एक पेवमेंट है जिसके दो लेयर्स हैं। एक एसी मतलब एसफॉल्ट कंक्रीट, दूसरा बेस, बेस स्टोन बेस होते हैं, और उसके नीचे सबग्रेड, सबग्रेड का मतलब जो आपकी सॉइल है। ये लेयर सिस्टम से हर लेयर का जिम्मेदारी है लोड उठाना। इसलिए जो रेड है ये स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है कि जो व्हील से आप देख रहे हैं ट्रांसफर हो रहा है। और ये स्ट्रेस की जो वैल्यू है आप समझें कि वो बढ़ती जा रही है लेयर के साथ साथ, यानी कि स्ट्रेस की वैल्यू कम होती जाएगी, जो लोड का इम्पैक्ट है वो कम होता जा रहा है। जितनी डीप पेवमेंट होगी उतना ही लोड इम्पैक्ट का जो है वो कम हो जाएगा। सबसे ज्यादा क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ एसफॉल्ट और ये व्हील का कनेक्शन है। और अगर देखिए ना, बहुत सिंपल सी बात है, अगर मैं स्ट्रेस निकालने की कोशिश करूँ तो स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो इस पॉइंट पे तो एरिया बहुत कम है ना, और जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं तो एरिया ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो स्ट्रेस कम होता जा रहा है। अनलाइक पीसीसी स्लैब, या ऐसे ही है जैसे हम स्ट्रक्चर में बीम डिजाइन करते हैं। इसका यह स्लैब एक्शन है कि लोड ट्रांसफर होता है, स्लैब बेंड होती है
ये डिफ्लेक्शन उसमें आ जाता है। और इसमें जो मेन लेयर ऑफ द पेवमेंट है, जो पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट की बनी हुई है, उसी ने ज्यादा लोड कर लेना है, और सबग्रेड ने कोई लोड नहीं लेना। जबकि मैं आपके अपने लेफ्ट साइड पे देखते हैं, जो मेन लेयर है वो एसफॉल्ट कंक्रीट की लेयर है, उसके नीचे बेस है। तो एसफॉल्ट कंक्रीट ने भी कुछ लोड लेना है और बेस में भी लोड लेना है। आगे बढ़ जाके देखेंगे आप कि पीसीसी स्लैब के नीचे भी एक बेस होता है, जिस तरह हम फ्लेक्सिबल पेवमेंट का बात करते हैं। ये लेफ्ट वाली साइड, अगर मैं शायद आपको ना बताया तो, ये कॉमनली इसमें एसफॉल्ट से बनी हुई है तो फ्लेक्सिबल पेवमेंट है, और अगर पोर्टलैंड से बनी हुई है तो रिजिड पेवमेंट है। ये एक आप समझे, एक कॉमन डेफिनेशन है। अच्छा, अगर आप वैसे देखें लेफ्ट साइड पे, तो जो मेन स्लैब है या मेन एसफॉल्ट कंक्रीट, उसके नीचे जो है वो बेस है। यहाँ पे भी पीसीसी स्लैब के नीचे भी बेस होता है, यहाँ शो नहीं किया गया, लेकिन उस बेस का काम लोड लेना नहीं होता। शायद इसी वजह से यहाँ पे लोड डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक है, और लोड डिस्ट्रीब्यूशन के तनाजुर से बयान कर रहे हैं, इसलिए ये जो है पीसीसी स्लैब जो है, ये आपका जो लोड वो डायरेक्ट नहीं ले रही। अच्छा, एक और चीज आप देखेंगे कि ये कंक्रीट लिखा हुआ है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कंक्रीट में। कंक्रीट का मतलब तो वही है ना, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, और उसके साथ बाइंडर है। तो अगर बाइंडर एसफॉल्ट है, या जिसे हम बिटुमेन कहते हैं, तो फिर वो बाइंडर वो फ्लेक्सिबल पेवमेंट है। और अगर सीमेंट कंक्रीट के साथ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इस्तेमाल की गई है, वही कोर्स एग्रीगेट है, फाइन एग्रीगेट, लेकिन बाइंडर पोर्टलैंड सीमेंट है। पोर्टलैंड सीमेंट खुद पाउडर फॉर्म में होता है, तो इसको बाइंड करने के लिए हमें वाटर भी मिलाना पड़ता है, अनलाइक एसीसी जो खुद एक सेमाई सॉलिड है, लेकिन जब उसको हीट किए जाते हैं तो वो कुछ कुछ लिक्विड की शक्ल ले लेता है, ये सॉफ्ट हो जाता है, जिससे वो आप ये जो कंक्रीट के पत्थर हैं वो उसके साथ मिल जाते हैं। हम आगे चलते हैं जी। बड़ी अच्छी ये एक प्रेजेंटेशन है, किसी वेबसाइट से हमें मिली है। तो अब देखते हैं कि हम फ्लेक्सिबल और रिजिड पेमेंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। देखते हैं, एक वीडियो है। ये आपने वीडियो देखी, इसमें सिर्फ एक चीज थोड़ी सी डिस्टिंग्विश करने की, जो आखिरी एक स्लाइड थी जिसमें कहा गया कि फ्लेक्सिबल पेमेंट को हम
24 घंटे के बाद खोल सकते हैं, जबकि रिजिड पेवमेंट के कंस्ट्रक्शन को 14 दिन के बाद खोला जा सकता है। ये वर्ड एक कैन भी जो है ना बड़ा जबरदस्त वर्ड है, जिसमें कहा किया जा सकता है, जरूरी नहीं है। और यहाँ वो डेफिनेशन है जो अक्सर हम जो है लोगों को जब समझाते हैं, कहते हैं फ्लेक्सी पेमेंट को जैसे ही बनाओ खोल लो, ऐसा नहीं है, कैन भी है। असल में देखें, इसकी साइंस है जो पेमेंट की। अक्सर फ्लेक्सिबल पेमेंट, या खासकर गर्मियों के दिनों में आपने 24 घंटे के बाद भी आप नहीं खोल पाते। उसकी वजह यह है कि एसफॉल्ट जो है वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है। तो अगर आपका पेवमेंट जो है वो टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं है, और वो क्योंकि गर्मियों होती हैं, जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान का जो बड़ा मौसम जो है, या अपर सिंध की बात आप करते हैं या बलूचिस्तान की बात करते हैं, या बहुत ज्यादा गर्मी भी होती है, तो फिर वहाँ अगर आप पेवमेंट आपने 24 घंटे के बाद खोल देंगे तो एसफॉल्ट सॉफ्ट होता है। उसकी वजह से एसफॉल्ट फेल होने के ज्यादा चांसेस है। तो हमें देखना ये पड़ेगा कि क्या पेवमेंट का टेम्परेचर जो है वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे आ गया, उसके बाद हम खोलेंगे। हाँ, रिजिड पेवमेंट क्योंकि है उसमें 14 दिन, कैन भी ना भी लगाए तो 14 दिन के बाद खोल दें। उसमें अगर हम आजकल के जमाने में अगर स्टीम क्योरिंग वगैरह भी कर दें तो शायद 7 दिन 8 दिन के बाद भी खोला जा सकता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, जो हमने वीडियो देखी इसी को आगे भी बढ़ा सकते हैं। कि फ्लेक्सिबल पेवमेंट जो है वो बाइटोमिनस मटेरियल से बनती है। जब बाइटोमिनस मटेरियल का मतलब ये होता है वो मटेरियल जो कि पेट्रोलियम या वुड की एक्सट्रैक्शन से हासिल होते हैं। उसकी जो है वो 3 किस्में हैं बाइटोमिनस मटेरियल की। एक तो है जिसे हम बिटुमेन कहते हैं या एस्फॉल्ट कहते हैं, दूसरा तार है, और एक तीसरा पिच है। अच्छा, यहाँ दो, ये मेरा टॉपिक नहीं है, बहुत हम अंडर ग्रेजुएट में ये चीजें पढ़ते हैं, लेकिन जरा सी ये कंफ्यूजन हमारे स्टूडेंट्स में रहती है, कि भाई बिटुमेन और एस्फॉल्ट, तो कभी कोई कोई टीचर बिटुमेन कहता है, कोई किताब एस्फॉल्ट कहती है, तो दोनों में फर्क क्या है? देखिए जी, बिटुमेन और एस्फॉल्ट जो है, एस्फॉल्ट जो है बिटुमेन का पार्ट है। अ, तो पहले बात ये याद रखिएगा, आप ये कह सकते हैं कि अगर बिटुमेन है तो एस्फॉल्ट तो होगा होगा, हो सकता है। हर एस्फॉल्ट बिटुमेन जो है नहीं होता, एस्फॉल्ट की अपनी टाइप है। तो बिटुमेन, एस्फॉल्ट के लिए बिटुमेन होना जरूरी है, बिटुमेन के लिए एस्फॉल्ट जरूरी नहीं है। कहने का मकसद ये है कि अगर मैं बिटुमेन की बात कर रहा हूँ तो बिटुमेन, एस्फॉल्ट बिटुमेन की एक टाइप है। बिटुमेन की और टाइप्स है जो तार या कोल तार कहते हैं, और एक पिच है। अच्छा, एस्फॉल्ट जो है बिटुमेन की वो टाइप है जो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के जरिए, ये क्रूड जो ऑयल होता है उसमें एक्सट्रैक्शन होती है, उसकी जो सफाई होती है, उसमें रेजिड्यू मिल जाता है। बिटुमेन की टाइप है क्रूड पेट्रोलियम से हासिल होता है, और उस पेट्रोलियम रेजिड्यू मिल जाता है, वो एस्फॉल्ट कहलाता है। कुछ लोग उसको बिटुमेन भी कहते हैं, लेकिन है ये एस्फॉल्ट। जबकि जो बिटुमेन की दूसरी टाइप जिसकी हम तार बात कर रहे हैं, वो तार जो है वो वुड या कोल की एक 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 स्पेशल टेक्निक है जिसे हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं। अच्छा, अगर फर्क जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में फर्क ये होता है कि वो जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम ओपन एयर में करते हैं या प्रेजेंट एयर में करते हैं, जबकि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में वैक्यूम टाइप चीज इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एयर का जब एक्सट्रैक्शन हो रही होती है या हम जो प्रोडक्ट निकाल रहे होते हैं वो तार का होता है। दुनिया में बहुत दफा तार इस्तेमाल होता रहा, तार की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज है, लेकिन रोड एसफॉल्ट में वक्त के साथ साथ तार को एसफॉल्ट ने रिप्लेस कर लिया, क्योंकि एसफॉल्ट की जो प्रॉपर्टीज है, टेम्परेचर सस्टेनेबिलिटी प्रॉपर्टी, वो कई गुना अच्छी है तार से। अभी भी तार इस्तेमाल होता है लेकिन लिमिटेड जगहों पे। तो ये जरूर हमें बिटुमेन में, मैं दोबारा अपने स्टूडेंट को हमेशा समझाता हूँ, ये बात आपको दोबारा समझा रहा हूँ कि देखें, एस्फॉल्ट जो है वो बिटुमेन की टाइप है। हर एस्फॉल्ट तो बिटुमेन होता है, लेकिन हर बिटुमेन एस्फॉल्ट नहीं होता। ये बड़ी आसाम से आप डेफिनेशन समझे।
और कोई डेफिनेशन नहीं है कि भाई इंग्लैंड में होगा तो बिटुमेन है, अमेरिका में होगा तो एसफॉल्ट है, ये सब जो है ये डेफिनेशन नहीं है। जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो मैंने आपको बता दी। आई होप कि शायद मैं आपको ये समझाने में कामयाब हूँ। अच्छा, अब जो हम कहते हैं कि पेवमेंट्स हैं जो बिटुमिनस मटेरियल से, जैसे हमने कहा, बनाए जाते हैं। और अनबाउंड मटेरियल ये है कि बिल्कुल एग्रीगेट को हम उसके साथ कोई बाइंडर नहीं मिलाते। तो जब स्ट्रेस ट्रांसपोर्ट होता है तो लेटरल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है, और डेप्थ के साथ साथ स्ट्रेस की जो वैल्यू है वो कम होती रहती है। ये फ्लेक्सिबल पेवमेंट है। फ्लेक्सिबल पेवमेंट की टाइप्स है। जो बेटर फ्लेक्सिबल पेवमेंट है उसमें एसफॉल्ट कंक्रीट है, रिजिड पेवमेंट है, जिसमें हम बात करते हैं पोर्टलैंड सीमेंट, उसके टॉप लेयर है। कंपोजिट में ये भी हो सकता है कि पोर्टलैंड सीमेंट के ऊपर अपने एसफॉल्ट की लेयर डाल दी और स्टेबलाइज ग्रेनुलर लेयर्स की डाल दी, तो ये कंपोजिट है। अ, आमतौर पे जो रिजिड पेवमेंट्स अगर बनी हुई हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम है और आप दोबारा पोर्टलैंड रिजिड पेवमेंट नहीं बना सकते, तो आप asphalt की उसमें सरफेसिंग कर देते हैं। हालांकि ये बड़ी स्पेशल टेक्निक है। ऐसा नहीं होता कि जो पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट है उसमें सीधे सीधे एसफॉल्ट, उसके जॉइंट्स को आपने ट्रीट करना पड़ता है। और कुछ ग्रेनुलर लेयर, स्टेबलाइज ग्रेनुलर लेयर ये होती हैं कि कुछ हमें उसमें सीमेंट डालते हैं या उसको मैकेनिकली इंटरलॉक करते हैं, अनलाइक अनस्टेबलाइज के या हम जिसे अनबाउंडेड के कहते हैं, जिसमें सिर्फ सीधे ग्रेनुलर पत्थर होते हैं, उसके कॉम्पेक्शन और थोड़ा बहुत वाटर के छिड़काव से हम वो जो है उसको हासिल करते हैं। अच्छा, स्टेबलाइजेशन का मतलब ये है कि जो हमारी लेयर्स है उनको हम फर्दर स्ट्रेंथन करते हैं। इसका स्पेशल डिजाइन होता है। बहुत तरीके हैं स्टेबलाइजेशन के। अगर ये पेमेंट मटेरियल्स का कोर्स होता तो उसमें वो कोर्स ये जरूर हम आपको इसकी स्टेबलाइजेशन के तरीका भी हमारे इस कोर्स के में डिस्कशन में शामिल होता है। लेकिन क्योंकि ये पेमेंट डिजाइन का कोर्स है तो हम स्टेबलाइज को हम ये समझते हैं कि शायद और ये अंडर ग्रेजुएट में भी पढ़ाया जाता है कि स्टेबलाइजेशन कैसे की जाती है। अच्छा, फ्लेक्सिबल पेमेंट की तरह जरा आ जाए। पहली लेयर बड़ी स्ट्रांग है, ये परमिएबल है। कोशिश ये करते हैं कि इससे पानी ना जाए, पानी तो फिर भी चला जाता है क्योंकि आप इसमें 4% एयर वॉइड्स रखते हैं। उसके नीचे बेस है, और इसमें जो पानी आएगा, अगर सरफेस से पानी आ भी जाता है तो इसका बेस का काम है कि उसको ड्रेन आउट करे। उसके बाद सब बेस है। बहुत देखिए, बेस और सब बेस जो है वो एक ही चीज है। सिर्फ फर्क क्या है कि दोनों में जो मटेरियल की साइज है उसका फर्क है। उसके बाद हमारी जो तीसरी लेयर है, आखिरी लेयर जो है, वो सब ग्रेड की लेयर है। अब सब ग्रेड की भी दो लेयर है। एक वो लेयर जो कि आपकी नीचे तक है, वल्ला आलम जो भी आपकी जमीन की नीचे गहराई है। और एक कुछ लेयर जो टॉप वाली लेयर है, आमतौर पर 6 लेंथ की जो लेयर है। हम करते ही है कि अगर हमें पेवमेंट बनाना हो तो जो सबग्रेड है, जो सॉइल है, उसमें से 6 इंच लेयर जो है वो रिमूव करके उसमें हम उसको कॉम्पैक्ट करते हैं। और कभी कभार हम इसमें स्टोन की लेयर भी डालते हैं। कभी सॉइल की अगर डिमांड करते हैं तो 6 इंच नहीं बल्कि 12 इंच की लेयर भी हम डालते हैं, तो वो इम्प्रूव सबग्रेड भी कहलाता है। तो अगर मैं वैसे कहा जाए, कन्वेंशनली कहा जाए, तो पेवमेंट की 4 लेयर्स हम कह सकते हैं। सरफेस है अ, जो एसफॉल्ट कंक्रीट का बना है। इवन सरफेस, इसमें भी दो किस्म की एसफॉल्ट कंक्रीट के सरफेसेस होते हैं। एक वेयरिंग कोर्स कहलाता है, दूसरा बाइंडर कोर्स कहलाता है। सिर्फ साइज ऑफ स्टोन और परसेंटेज ऑफ एसफॉल्ट कंटेंट में इनमें फर्क होता है। फिर बेस है जो स्टोन्स का है। अब वो ये अनबाउंडेड है, इसका मतलब सीधा सीधा एग्रीगेट बेस है। और फिर हम इसे हम क्रश एग्रीगेट बेस कहते हैं। जबकि सब बेस है जिसे हम ग्रेनुलर सब बेस कहते हैं, ये भी एग्रीगेट सा बना होता है और सिर्फ साइज का फर्क है। जैसा कि अगर आपको नजर आ रहा है जो तस्वीर है, उससे तो लग रहा है कि जो एग्रीगेट सब बेस है वो ज्यादा डेंसर है। ऐसा नहीं है, उसमें भी बहुत ज्यादा ओपन स्पेस है। क्योंकि देखिए, अगर जो पानी सरफेस से आ गया उसका ड्रेन आउट होना बहुत जरूरी है। और अगर वो रिटेन करेंगे बेस सब बेस, तो ये पेवमेंट के जो सरफेस लेयर है उसको बॉटम से इफेक्ट करेगी। ये बहुत जरूरी है। उसका वाटर एक दफा आ जाए पेवमेंट तो उसका ड्रेन आउट होना। अच्छा,
इसमें हम अगर हम कहेंगे जो है पहली वाली जो सरफेस लेयर है ये ऐसे ही है जैसे जो शील्ड कहते हैं हम, यानी कि पहली लेयर है, एक एक शील्ड है जिसने प्रोटेक्ट किया हुआ है दूसरी दूसरी लेयर उसको। तो जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाएगी स्ट्रेस का इफेक्ट आप देख सकते हैं कि अगर मैं इस पॉइंट पे Z1 पे ले रहा तो बल्ब पड़ा, पर जो प्रोनाउंस इफेक्ट है और स्ट्रेस जो है मैक्सिमम इस पॉइंट पर है, ग्रेजुअली रिड्यूस हो रहा है कि प्रेशर बल्ब है। तो अगर हम इसको ज्यादा डेप्थ पेमेंट की बढ़ा दें तो यही बल्ब अब थोड़ा बहुत इसका जो इम्पैक्ट है स्ट्रेस का वो फैल गया है और बहुत कम नजर आ रहा है। आप वैसे भी इसको अगर स्केल तो नहीं है लेकिन फिर भी आप देखें कि यहाँ पे जो स्ट्रेस का वैल्यू है इस पॉइंट के मुकाबले में वो कहीं ज्यादा है। तो Z1 Z2 पे का मकसद ही लेयर की डेप्थ में पेवमेंट को बनाना इसलिए होता है कि स्ट्रेस जैसे जैसे जाते जाए तो उसकी इफेक्ट कम होता जाए। एक मैकार्थी एक साइंटिस्ट रहे जिन्होंने अपनी पब्लिकेशन में ये इस तरह लोड डिस्ट्रीब्यूशन का जिक्र किया। अच्छा, हास एंड हडसन ने इस तरीके से पेवमेंट डिजाइन की है जो हमारी अक्सर में जो लेयर पेवमेंट बनती है इसमें आप देखें एक ट्रैफिक लेन है उसके साथ शोल्डर है। ट्रैफिक लेन ब्लैक इसलिए दिखा रहे हैं कि इसमें एसफॉल्ट कंक्रीट है जबकि शोल्डर में एसफॉल्ट कंक्रीट नहीं होता। इसमें ट्रीटेड शोल्डर करते हैं हम, एक छोटी सी लेयर है एसफॉल्ट की, एक या दो या तीन, हम जिसको डबल सरफेस ट्रीटमेंट ट्रिपल सरफेस ट्रीटमेंट कहते हैं। अच्छा, उसके बाद कोई जो है वो ग्रेनुलर है जो आप सेज स्टोन देख रहे हैं और उसके नीचे जो है वो सब बेस लेयर है और सब ग्रेड है। तो ये फ्लेक्सिबल पेवमेंट को आप कह सकते हैं वो जिसमें एसफॉल्ट कंक्रीट है, ग्रेनुलर बेस लेयर है। ग्रेनुलर ये ग्रेनुलर बेस लेयर तो हडसन कह रहे हैं, हमारे यहाँ ये भी क्रश एग्रीगेट बेस लेयर कॉमनली कहलाती है, होती ग्रेनुलर ही है ऑब्वियसली। अच्छा, फ्लेक्सिबल पेवमेंट की टाइप्स है। एक हम कहते हैं थिन, जिसमें सिर्फ एक वेयरिंग फोर्स होता है स्ट्रेंथ प्रोवाइडेड बाय द अनबाउंड ग्रेनुलर लेयर, जो 2 इंच से कम हो। थिक होता है जिस जिस थिक वो होता है जिसमें हम वेयरिंग सरफेस और बाइंडर लेयर भी है, इसको स्ट्रक्चर लेयर कहते हैं। और अनबाउंड और कुछ लोड का हिस्सा जो है वो ग्रेनुलर पेयर करती है। बहुत सी जगहों पे जहाँ एग्रीगेट्स नहीं अवेलेबल तो वहां पे हम सारी डेप्थ जो है वो एसफॉल्ट कंक्रीट की डालते हैं। ये बहुत ज्यादा कामयाब नहीं है लेकिन ये एक और तरीका है। एक और तरीका जो शायद यहाँ पे लिखना, एक होती है क्रेम कंटेन रॉक एसफॉल्ट मेट, जो यहाँ मैंने तस्करा नहीं किया। ये ऐसे ही है कि दो एसफॉल्ट के लेयर के बीच में एग्रीगेट होता है। और फिर आम में अगर हम बात करें जो हमारे इलाके में एक बर्गर कहलाता है। बर्गर में जो है अगर हम देखें बर्गर में जो स्लाइस है डबल रोटी के वो एक जैसे मटेरियल के बीच में कबाब है जो दूसरे मटेरियल का कीमे का है। तो ये वो क्रैप पेवमेंट भी कॉन्सेप्ट आया लेकिन शायद वो बहुत ज्यादा नहीं। कन्वेंशनल जो है वो थिक वाला जो है वो ज्यादा है। 2 इंच एसफॉल्ट की जो लेयर है आमतौर पे हम ओवरले के तौर पे डालते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अ, शायद हम इसको ब्रिज डेक पे भी आराम से डाल सकते हैं क्योंकि ज्यादातर जो लेयर है इसका, ये जो थिन लेयर है ना, इसका मकसद राइडिंग सरफेस है। इसका इसका स्ट्रक्चरल जो स्ट्रेंथ है और या स्ट्रेंथ को लेने से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये सिर्फ ये एक राइडिंग सरफेस के लिए करते हैं। तो ये आप ये समझिए कि अगर एक ब्रिज डेक है तो उसमें भी 2 इंच एसफॉल्ट बेयरिंग फोर्स काफी है क्योंकि स्ट्रक्चर एक एक रूफ एक सॉरी ब्रिज है तो उसकी जो ऑलरेडी उसके जो है वो उसका जो डेक है वो लोड ले रहा है। तो एसफॉल्ट को अगर हमारे हम डाले ना डाले दोनों बराबर है। लेकिन जाहिर बात है कि राइडिंग सरफेस दे रहा है इसलिए एसफॉल्ट के लेयर हमें सॉफ्ट लेयर डालनी पड़ती है। दूसरे मायनों में अगर आप साइंटिस्ट हैं तो आपको पता भी हो, याद हो कि ये एज ए रेजोनेंस इफेक्ट भी के लिए भी डाली जाती है। अब आ जाए रिजिड पेवमेंट की तरफ। ये स्लैब इफेक्ट है, जैसे पहले भी हम बता चुके हैं, दोबारा बता रहे हैं, उस वक्त राइटिंग में नहीं बताया था। और इसमें जो है वो हम सीधे सीधा जो एक पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट की लेयर है उसे हम एग्रीगेट बेस पे डाल देते हैं। एग्रीगेट बेस इस जगह जो है
वो एरोजन को बचाने के लिए होता है। अगर हम एरोजन बेस ना दें, एग्रीगेट बेस, अगर यहाँ एग्रीगेट बेस दे ना दे, लोडिंग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्रीगेट बेस या कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा लोड लेने में, और ये सिर्फ और सिर्फ रिजिड पे जो पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट है वो जो है वो लोड ले लेता है, लेता है। थोड़ा सा एक और मैं आपको बड़ी अच्छी डेफिनेशन बता सकता हूँ टाइप ऑफ पेवमेंट में, कि देखिए फ्लेक्सिबल और रिजिड पेवमेंट में जो रिजिड इसलिए स्ट्रांग है कि जो फ्लेक्सिबल पेवमेंट में एसफॉल्ट कंक्रीट है, एसफॉल्ट की अपनी कोई कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ नहीं है। तो इस वजह से एसफॉल्ट को कुछ लोड जो है वो एग्रीगेट, वो इवन एसफॉल्ट कंक्रीट भी है, लेकिन उसको कुछ ना कुछ लोड उसका जो उसके नीचे वाला बेस है उसको ट्रांसफर करता है। या एसफॉल्ट समझते हैं कि बना ऐसा है कि कुछ ना कुछ लोड ग्रेनुलर बेस की लेयर को भी लेना पड़ेगा या पड़ता है। ये एक हकीकत है। जबकि पीसीसी में सारा का सारा लोड सिर्फ ये जो स्लैब है या पीसी कंक्रीट है वो ले लेती है। उसकी एक और वजह सिर्फ है, जहाँ ये जो बाइंडर है पोर्टलैंड सीमेंट, उसकी अपनी एक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है। तो एक्चुअली जो उसका जो बाइंडर है रिजिड पेवमेंट का, जो ओपीसी है, वो भी एक स्ट्रेस को बियर करने में पेवमेंट की मदद करता है। इसलिए अगर हम एग्रीगेट बेस ना भी डालें तो चल जाता है, लेकिन हमें ये डालना पड़ता है क्योंकि एक प्लेटफॉर्म चाहिए। और अदरवाइज होगा ये कि पेटलेट सीमेंट कंक्रीट जो है वो सीधा सीधा जो है वो सब ग्रेड पे होगी। सब ग्रेड से जो मॉइस्चर होगा वो उसके अंदर डायरेक्ट पेनिट्रेट करेगा। तो एग्रीगेट बेस एक इसको प्रोटेक्शन भी देता है। और कभी कभार अगर पानी के इफेक्ट से अगर पेवमेंट नीचे से सब ग्रेड निकल भी गया, या जिससे हम एरोजन अफेक्ट करते हैं, तो पेवमेंट जो है वो बिल्कुल खाली रह जाएगी, हॉलो रह जाएगी, जिसकी वजह से उस जो पेमेंट ट्रैफिक का लोड आएगा तो पेमेंट के सपोर्ट करने की कोशिश नहीं होगी। इसलिए हमें सब सब बेस का या बेस का एग्रीगेट बेस का सहारा जरूर चाहिए। रिजिड पेमेंट में सीधा सीधा आप देखें डायरेक्टली लोड ट्रांसफर हो गया। रिजिड हाईवे पेमेंट भी वैसे ही है, आप यही हडसन वाली है, लेकिन अब देखें कि जहाँ ट्रैफिक लेन है वो एसफॉल्ट कंक्रीट है, सीमेंट कंक्रीट है, बाकी स्ट्रक्चर वही है। ये आखिरी टॉपिक है इस वीडियो का जिसमें हम रिजिड पेवमेंट की टाइप्स पढ़ेंगे। एक कहलाती है जेपीसीपी, जॉइंटेड प्लेन कंक्रीट पेवमेंट। दूसरी कहलाती है जॉइंटेड रिइंफोर्स कंक्रीट पेवमेंट, जेआरसीपी। तीसरी कहलाती है कंटिन्यूअस रिइंफोर्स कंक्रीट पेवमेंट। और चौथी प्री स्ट्रेस कंक्रीट पेवमेंट। देखिए, जो कंक्रीट है, सीमेंट कंक्रीट है, इसमें हमेशा हम लॉन्ग रनिंग लेंथ में कंक्रीट कंटिन्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि इस पे एक्सपेंशन और कॉन्ट्रेक्शन के इफेक्ट ज्यादा होते हैं, तो हमें वो जॉइंट्स देने पड़ते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है रिजिड पेवमेंट की रिक्वायरमेंट ही जॉइंट्स है। तो अब जॉइंट के साथ है, आमतौर पे एक आप समझे कि आप 200 स्क्वायर फीट के एरिया पे आपको जॉइंट दे, तो अब देखिए कि आपकी जो कॉन्क्रीट रोड है उसकी लेंथ जो है वो 12 फीट है लेन की। तो एक हिस्सा तो आपका 12 फीट फिक्स हो गया। अब आप 200 को 12 से डिवाइड करके आप ये समझें कि आप जो है उतनी बड़ी स्लैब दे सकते हैं। हालांकि कुछ लोग इसको 15 फीट या 15 और 12 180 फीट से ज्यादा नहीं लेना चाहते। तो आमतौर पे जो एक कंक्रीट का पैनल है जो जॉइंटेड प्लेन के साथ बनता है, उसकी जो पैनल का जो एरिया है वो 12 बाय 15 की कंक्रीट एक दफा डालते हैं, फिर जॉइंट डालते हैं। जरा से मैं आपको डायग्राम बताऊं। अ, ये हमारे पास जो है ये हम ये जॉइंटेड ये प्लेन कंक्रीट पेवमेंट है। आप देखें ये एक जॉइंट है जो ट्रांसवर्स जॉइंट हमने दिया हुआ है। ये जॉइंट तो डिफॉल्ट जॉइंट है क्योंकि ये दो लेन है। तो ये पेवमेंट में यहाँ पे हम ये तो एक वक्त में जो एक पैनल बनाते हैं उसकी लेंथ, ये लेंथ तो 12 फीट फिक्स हो गई। और ये वाली लेंथ जो है 15 से 30 फीट। हालांकि मैं देखिए मैं साइंटिफिकली या मैं एज इंजीनियर तजुर्बे से कह सकता हूँ कि 30 फीट बहुत ज्यादा है। आमतौर पर इसका एरिया जो है, जैसे मैंने आपको अर्ज किया, बहुत सारी किताबों में इसको 200 स्क्वायर फीट कहा गया है, और ये लॉजिकल भी है। अगर 30 को हम 12 से कर दें तो 360 स्क्वायर फीट हो जाएगा, जो शायद जिसमें क्रैक्स आए। तो शायद बेहतर ये है कि आप जो है वो 15 पे 12 की स्लैब जो है स्टैंडर्ड स्लैब रखें। और इसमें हम
इन स्लैब्स को, अब इसमें ये लिखा हुआ है कि विद विद और विदाउट डावल्स। अच्छा, डावल्स, ये जो दिए हुए डावल्स नहीं है, ये टाई बार है, ये दो स्लैब्स है, इसको कनेक्शन दे रहे हैं, ये हमेशा लगेंगे आपके। जबकि डावल्स जो है वो दो ट्रांसफर्सली दोनों स्लैब को जोड़ते हैं, यहाँ से ये इस लाइन के दरमियान इधर और इधर हम एक कुछ बार दे देते हैं, ताकि जो है वो जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन है व्हील का, वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक स्लैब में कनेक्टिविटी रहे। अब आप कहेंगे सर जब स्लैब में कनेक्टिविटी रहे तो फिर तो जॉइंट नहीं बना। नहीं, असल में इसका जो डिजाइन है वो इंशाल्लाह हम आपको क्लास में और भी समझाएंगे। ये इस तरीके से नहीं है जैसे दिखाया जाता है, डावल देते हैं, लेकिन वो भी, उसमें भी मूवमेंट की गुंजाइश होती है, ताकि वो जो आपके एक्सपेंशन स्ट्रेसेस है उसको कैटर कर सके। तो ये आपके जॉइंटेड प्लेन कंक्रीट पेवमेंट है। हम दूसरी आती है जॉइंटेड रीइंफोर्स कंक्रीट पेवमेंट। अगर हम पेवमेंट में थोड़ी सी मैश डाल दें तो फिर आपके पास, आप ये जो है स्पेसिंग को, जो ये 30 फीट तक कह रहा था, आप 100 फीट तक ले सकते हैं, यानी कि आप 1200 स्क्वायर फीट की जो है वो स्लैब बना सकते हैं एक वक्त में। अच्छा देखिए, अब इसमें और इसमें फर्क क्या है कि ये डावल्स जो है ना, जिस तरतीब से यहाँ है जॉइंटेड रीइंफोर्स कंक्रीट पेवमेंट, यहाँ भी हो सकते हैं। कुछ लोग नहीं इसको पसंद करते हैं, लेकिन आजकल के जमाने में डावल्स, जिस जिस किस्म की डावल्स इस तरह दिए हैं वो यहाँ भी होंगे। ये ना समझे कि जॉइंटेड प्लेन कंक्रीट पेवमेंट में कोई डावल्स नहीं होता, होता है। ठीक है। अच्छा, एक तो ये वाली स्लैब है, ये ट्रांसफर। अब ये हुआ ये कि पहले जो आपका 15 से 30 फीट का स्पैन था, अब आपने उस स्लैब को जो है 100 फीट तक ले गए, यानी कि 1200 स्क्वायर फीट की आपने स्लैब डाल दी। लेकिन वो ऐसा करने के लिए आपको मैश डालना पड़ेगा। अच्छा देखें, ये वो मैश वो है जो हम अपने यहाँ खिड़कियों या दरवाजों में भी लगाते हैं, ताकि वो उसको जो है वो जानवरों से या किसी और चीज से इसको प्रोटेक्ट किया जाए। ये मैश जो है वो इस डाल देने से होता ये है कि आप की जो क्रैक की विड्थ है वो बढ़ा देते हैं। अच्छा, इसमें भी जॉइंट्स हैं जो टाई बार से क्या, तो आप ये कह सकते हैं कि अगर हम रीइंफोर्स कंक्रीट है, अच्छा इसका जो जाल है ना, वो उसका जाल जिसे मैं रीइंफोर्समेंट कह रहा हूँ, ये आपका जो न्यूट्रल एक्सिस है ऊपर आता है उसका। आमतौर पे जो कंक्रीट का कवर है, जो 2 इंच हम लेते हैं यहाँ पे जैसे फाउंडेशन का लेते हैं, तो उसके नीचे हम ये स्लैब को डालते हैं। कुछ लोग इसको सेंटर में भी डालते हैं, लेकिन अब साइंस ने साबित किया है कि ये मैश जो है वो कंक्रीट से कवर से थोड़ा नीचे इसकी बेटर प्लेस है। अच्छा, फिर तीसरी जो है वो कंक्रीट कंटिन्यूस रिइंफोर्स्ड कंक्रीट पेवमेंट। अब इसमें जॉइंट ही कोई नहीं। अब इसको हमने मैश डाले हुए, ये कंटिन्यूस रेनफोर्समेंट है। वो मैश था जो तारों का था, ये जो मैश है ये आपका स्टील बार से बने हुए हैं। ये ऐसे ही है जैसी आपकी रूफ में, हम अगर हम बिल्डिंग स्ट्रक्चर की जो रूफ्स होते हैं उसमें हम अगर रेनफोर्समेंट डालें, तो ये कंटिन्यूस रेनफोर्स कंक्रीट पेवमेंट है। इसका फायदा है कि जॉइंट पे नहीं है। लेकिन फिर याद रखिएगा, ये ये जहाँ आपके इंटरसेक्शन होंगे ना, वहां ये जॉइंट्स हमें देना पड़ेगा। तो बिटवीन, ये आप समझे कि ये मिड ब्लॉक या बिटवीन इंटरसेक्शन, 100, आप ये समझ सकते हैं 100 फीट इंटरसेक्शन के अंदर वो दूसरी लेंथ से, एक लेंथ से दूसरी लेंथ है, जहाँ कंटिन्यूस लेंथ है वहाँ आप सीआरसीपी डाल सकते हैं। उसके बड़े फवाइद हैं। और उसमें जो है वो आप आराम से जो है वो, जिसे उर्फ आम में हम कहते हैं ना कि कॉन्ट्रैक्टर को एक लंबी आराम से उसको वो उसको कर सकता है। लेकिन इसमें भी टाई बार जरूरी है। देखिए, टाई बार तो दो स्लैब्स को जोड़ने के लिए, हाँ अगर आपके पास एक ही लेन है तो फिर ऑब्वियसली आपको टाई बार जो ये नजर आ रहे हैं वो नहीं आएंगे। और इसमें अच्छा, अब एक तो ये तो इन प्लेस हो गया। अच्छा, ये भी हो सकता है कि आप प्री स्ट्रेस स्लैब्स लें और उसको जो है वो बना के रख दें और उसको जो है रिप्लेस करें। तो ये टाइप्स ऑफ रिजिड पेवमेंट है। कंपोजिट पेवमेंट में आप ये देख सकते हैं कि एक जॉइंटेड प्लेन कंक्रीट पेवमेंट था, उसके पर आपने एस्फॉल्टिक बेस भी डाल दिया और एस्फॉल्टिक बाइंडर भी डाल दिया। ये किए हम, जिसे और इसको हम ओवरले भी कह सकते हैं कि ये जॉइंटेड प्लेन कंक्रीट पेवमेंट पे अपने ओवरले डाला जो तकरीबन 4 इंच का था, 4 इंच का है। अच्छा, अब इसमें एक और है सैंडविच लेयर जिसे हम कह रहे थे। उसमें ये है कि जॉइंटेड प्लेन कंक्रीट पेवमेंट अंदर है, इसके नीचे क्रश स्टोन है, उसके ऊपर क्रश स्टोन है,
फिर ड्राई बाउंड में कम है और HMA है। तो आमतौर पे ऐसा नहीं होता कि जॉइंटेड प्लेन कंक्रीट के पीछे नीचे एसफॉल्ट सरफेस आ जाए, वो क्रैक कर जाती है। तो इसलिए हमारे पास हमेशा जॉइंटेड प्लेन कंक्रीट, या तो आप मुख्तलिफ मल्टीपल लेयर डालें, या आप उसमें जो है वो आप एसफॉल्ट की लेयर डाल दें, या जॉइंटेड प्लेन कंक्रीट पे आप क्रश स्टोन डालें, एग्रीगेट बेस डालें, और वो डालें। तो 6, 5, 11 और 14 इंच की जो है इस ये ओवरले है। तो अब ये हम यहीं पे एंड करते हैं अपना पहला टॉपिक, क्योंकि वीडियो को ज्यादा बनाना भी ठीक नहीं है। तो इंशाल्लाह इसका दूसरा पार्ट हम जो है वो फिर दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे।